स्टोन। ठीक है, क्या सिचुएशन को इवैल्यूएट Yes, किया sir. कोर्ट ऑफ लॉ ने कि स्टोन स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है और ब्रिक सॉफ्ट मटेरियल है, देयरफॉर इस सिमिलर मटेरियल की कैटेगरी के अंदर ब्रिक फॉल Include नहीं नहीं होगी. करेगा जी। Right. ठीक है, क्लियर है। तो देखिए ई Yes, जस्टिस sir. जनरस रूल क्या कहता है, if general words are used along with specific words, then meaning of those general words will be interpreted considering specific words used with them. बात क्लियर हो गई? Yes, sir. ठीक है, अच्छा अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट रूल है ई जुस्डम जेनरस रूल की एप्लीकेशन के लिए। ई जुस्डम जेनरस रूल उसी वक्त अप्लाई होगा जब एटलीस्ट 2 स्पेसिफिक वर्ड्स गिवन होंगे। क्या कह रहा हूं बहरोज, रिपीट करोगे मेरे लिए? ई जुस्डम जेनरस रूल सिर्फ और सिर्फ उस वक्त अप्लाई होगा जब 2 स्पेसिफिक वर्ड्स एटलीस्ट लॉ में गिवन हो। तो तीसरा वर्ड हम खुद डिटरमिन कर लेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर 2 स्पेसिफिक वर्ड्स कैसे होंगे, जैसे हमने ऊपर वाला केस डिस्कस किया, सही है। यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रेकिंग, कटिंग, ड्रेसिंग और क्रेविंग स्टोन, कंक्रीट और स्लैग। यहाँ कैटेगरीज बता दी कि स्टोन, कंक्रीट या स्लैग। यहाँ पर 3 स्पेसिफिक वर्ड्स हैं। तो देखिए सिमिलर मटेरियल एक जनरल वर्ड है, इसकी हम इंटरप्रिटेशन इन 3 वर्ड्स को या इन 2 वर्ड्स को देखते हुए कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मटेरियल की बात हो रही है और सिमिलर मटेरियल में भी स्ट्रॉन्ग मटेरियल ही फॉल करेगा। अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टोन मेंशन्ड होता, स्टोन और सिमिलर मटेरियल, तो इसको इंटरप्रेट करना मुश्किल होता, ई जुस्डम जनरस रूल अप्लाई नहीं होता। वजह स्पेसिफिक वर्ड सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो ई जुस्डम जनरस रूल क्या कहता है कि लॉ के अंदर एटलीस्ट 2 स्पेसिफिक वर्ड्स मौजूद हों ताकि हम जनरल वर्ड को जब इंटरप्रेट करें तो उसमें हम उसके हिसाब से चीजों को इंक्लूड करें। ठीक है, बात समझ आई नहीं आई? जी सर, आगे चले फिर ये केस रीड करें, एलन वर्सेस एमर्सन। मुझे बताएं कि यहाँ पर क्या हुआ है, स्पेसिफिक वर्ड्स कौन से हैं, जनरल वर्ड्स कौन से हैं और ई जुस्डम रूल अप्लाई हुआ या नहीं हुआ। सर, इसमें स्पेसिफिक्स आपको थिएटर और अदर प्लेसेस ऑफ अम्यूजमेंट दी हुई थी, जिसकी वजह से स्पेसिफिक वर्ड यहाँ पर एक ही है। थिएटर जो है वो स्पेसिफिक वर्ड यस सर, राइट सर, है, और अदर मेंशन किया हुआ प्लेसेस है कि अम्यूजमेंट की जगह है थिएटर। ठीक है, आगे लिखा है एंड अदर प्लेसेस ऑफ अम्यूजमेंट। अदर प्लेसेस जनरल वर्ड है, स्पेसिफिक वर्ड है? राइट, जनरल है, स्पेसिफिक है? सर जनरल। अदर, हाँ सही, जनरल वर्ड। तो यानी कि एक स्पेसिफिक वर्ड गिवन है और एक जनरल वर्ड गिवन है। हमने रूल क्या पढ़ा है बहरोज, ई जुस्डम रूल कब अप्लाई होगा? तो जब 2 स्पेसिफिक्स दिए गए।
जब दो स्पेसिफिक वर्ड्स गिवन हो। यहाँ पर कितने गिवन है? एक गिवन है। सर एक ई जिसम जनरस रूल अप्लाई होगा या नहीं होगा? नहीं नहीं हो होगा। सकता। सही है। चलो नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा केस फैक्ट समझ आया आपको या नहीं है? आगे यहाँ से पर इशू ये था कि फन फेयर जो है वो अदर प्लेसेस ऑफ अम्यूजमेंट की कैटेगरी में फॉल कर सकता है या नहीं कर सकता। जो फन प्ले होता है या फन फेयर होता है बच्चों के लिए, क्या वो अदर प्लेसेस ऑफ अम्यूजमेंट की डेफिनेशन में फॉल करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि स्पेसिफिक वर्ड तो एक ही है, थिएटर। अब फन यस फेयर सर को अदर प्लेसेस में हम इंक्लूड कर सकते हैं नहीं कर सकते? कोर्ट ऑफ लॉ ने कहा ये रूल अप्लाई नहीं होगा। वजह, स्पेसिफिक वर्ड सिर्फ एक गिवन। अगर दो गिवन होते तो हम अदर प्लेसेस की कैटेगरी में सोचते कि वो पर्टिकुलर फन प्ले आ सकता है या नहीं आ सकता। लेकिन अगर स्पेसिफिक वर्ड ही एक दिया हुआ है तो उसको फर्दर इंटरप्रेट करना बहुत मुश्किल है। तो बेहतर यही है उसको एज इट इज अप्लाई करो। ठीक है। राइट सर। नेक्स्ट रूल है एक्सप्रेसियो यूनियस एक्सक्लूजो अल्टीरियस। ठीक है। नाम मुश्किल है, कॉन्सेप्ट बड़े आसान है। ये लैटिन कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको एक दफा आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन इसकी एप्लीकेशन बड़ी सिंपल सी है। एक्सप्रेसो यूनिस एक्सक्लूजो अल्टीरियस रूल सिंपली क्या कहता है बरोज? ये कहता है कि अगर कोई जनरल वर्ड गिवन नहीं है, इफ नो जनरल वर्ड इज मेंशन्ड, देन लॉ विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू व्हाट इट इज स्टेटेड। क्या कह रहा हूं? अगर कोई जनरल वर्ड गिवन नहीं है तो लॉ वहीं तक रिस्ट्रिक्टेड रहेगा जितना लिखा हुआ। राइट सर। मिसाल दे सकते हो? सर मतलब सर स्पेसिफिक्स तक ही रहेगा। हाँ मतलब लेट से, अब यहाँ पर तो खैर सर एक ही स्पेसिफिक वर्ड था। हम पुराने केस पे जाते हैं। अगर लिखा हुआ है क्रेविंग स्टोन, कंक्रीट एंड स्लैग, ये तीन राइट सर। चीजें मेंशन्ड है और कोई अदर एक्सेट्रा सिमिलर मटेरियल जैसा वर्ड यूज नहीं हुआ, तो हम सिर्फ और सिर्फ यही अज्यूम करेंगे कि स्टोन, कंक्रीट और स्लैग की कटिंग के दौरान एम्प्लॉयर को गूगल प्रोवाइड कर। तीसरा वर्ड हम इसमें ऐड करने का सोचेंगे ही नहीं। क्यों? जनरल वर्ड ही गिवन नहीं है। जब जनरल वर्ड गिवन होता है तब हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें इंक्लूड हो सकती है। अगर जनरल वर्ड ही गिवन नहीं होगा तो फिर बस लॉ वहीं तक रिस्ट्रिक्टेड रहेगा जितना लिखा हुआ है। सही। यस सर। चलें केस डिस्कस करते हैं, अप्लाई करते हैं कॉन्सेप्ट को। Frauds will be shared when law specifically gives. Yes sir. क्या समझ आया? सर इसमें लिखा हुआ है कि सर ये जो जो स्टैट्यूट ऑफ फ्रॉड्स एक्ट है राइट 1677 का, ये सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होगा गुड्स पे, वेट्स पे और मर्चेंडाइज पे। यस सर ओनली। अब क्या किसी तीसरी चीज पे अप्लाई हो सकता है? नहीं सर क्योंकि उसने जनरल वर्ड नहीं दिया हुआ ना। जब जनरल वर्ड दिया ही नहीं है तो उसने फर्दर इंटरप्रेट करने के रास्ते रोक दिए। तो हम राइट सिर्फ सर। उसी को कंसिडर करेंगे जो लिखा हुआ है। जी सही। सही सर। चले सिंपल है कॉन्सेप्ट। ई जिसम जनरल रूल क्या कहता था? ई जिसम जनरल रूल ये कहता था कि अगर जनरल वर्ड है स्पेसिफिक वर्ड के साथ तो भाई जनरल वर्ड की इंटरप्रिटेशन स्पेसिफिक वर्ड्स को देखते हुए कर लो। फिर ई जिसम जनरल रूल की एक जो है वो रिक्वायरमेंट थी कि भाई ये रूल सिर्फ और सिर्फ उन सिचुएशंस में अप्लाई होगा जहां पर एटलीस्ट दो स्पेसिफिक वर्ड्स गिवन हो। फिर हमने पढ़ा एक्सप्रेसो यूनियस एक्सक्लूसिव अल्टीरियस रूल। ये क्या कहता था कि अगर जनरल वर्ड गिवन नहीं है तो लॉ वहीं तक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा जितना लिखा हुआ है, इससे सही ऊपर हम कोई चीज इंक्लूड नहीं करेंगे। नहीं करें। ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं तीसरा रूल, नॉसिटर ए सोसाई। ठीक है। अगेन नाम मुश्किल है, कॉन्सेप्ट आसान है।
नॉसिटर ए सोसाई सिंपली ये कहता है बहरोज कि while doing interpretation, judges should interpret the meaning of entire law rather than just focusing on specific words. क्या मतलब हुआ? Can you repeat, please? While doing interpretation, judges should interpret the entire law rather than just focusing on specific words. सर वो स्पेसिफिक वर्ड्स को छोड़कर जो लॉ होगा, मतलब उसको पूरा पढ़ेंगे, जब पूरा पढ़ेंगे तो उसके मीनिंग को डिटरमिन करेंगे। इंटरप्रिटेशन करते वक्त अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो सिर्फ वर्ड्स के ऊपर फोकस नहीं करो, आप पूरे सेंटेंस को पढ़ो। कभी कभी पूरे सेंटेंस को पढ़ने से आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है। इसकी एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर कुरान शरीफ के अंदर एक आयत है जिसका मफहूम कुछ ऐसे है, मीनिंग कुछ ऐसे है, नमाज के करीब ना जाओ अगर तुम्हारा वजू नहीं है, अगर जगह पाक नहीं है, अगर कपड़े पाक नहीं है। ठीक है, ये एक पूरा लॉ है। कुरान की जो टीचिंग है वो हमारे लिए लॉ है। सही है। अब कुरानिक टीचिंग को अगर कोई मिस इंटरप्रेट करता है, गलत समझता है, वो कैसे समझेगा? अगर किसी को नमाज नहीं पढ़नी, नऊजुबिल्लाह, नमाज से बचना है, वो बोलेगा कुरान में लिखा है नमाज के करीब ना जाओ। आधी बात बता रहा है। सही है, आगे नहीं बता रहा कि किन कंडीशंस में नमाज के करीब नहीं जाना। तो कभी कभी पूरे सेंटेंस को पढ़ने से मीनिंग अलग होता है, आधे सेंटेंस को पढ़ने से मीनिंग अलग आता है। तो हमें इंटरप्रिटेशन करते वक्त क्या करना है? हमें पूरे सेंटेंस को पढ़ना है, उसका कलेक्टिव मीनिंग डिटरमिन करना है, तभी हम एक फेयर आउटकम की तरफ जा सके। क्लियर है? राइट। चल आ जाए, केस डिस्कस करते हैं। कॉन्सेप्ट आसान सा है। क्या कॉन्सेप्ट है? कि आपने पूरे सेंटेंस को पढ़ना है रादर देन जस्ट फोकसिंग ऑन वर्ड्स। अच्छा, अब ये जो इन्वर्टेड कॉमास में है ये लॉ है। ठीक है, सही से। भाई एक पर्टिकुलर लॉ था, उसमें मेंशन था कि ये पर्टिकुलर लॉ जो है वो इंटरेस्ट पे, एन्युइटीज पे और अदर एनुअल इंटरेस्ट के ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है। अब कोर्ट ऑफ लॉ ने कहा कि अगर सिर्फ और सिर्फ वर्ड इंटरेस्ट के ऊपर आप फोकस करते हैं, तो इंटरेस्ट तो बहुत टाइप्स के होते हैं। सही है, डेली बेसिस पे भी इंटरेस्ट होता है, वीकली बेसिस पे भी इंटरेस्ट होता है, मंथली बेसिस पे भी इंटरेस्ट होता है और ईयरली बेसिस के ऊपर भी इंटरेस्ट आता है। ठीक है। अब हमें पता करना है कि इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर किस पर्टिकुलर इंटरेस्ट की बात हो रही है। अगर सिर्फ और सिर्फ हम आधे लॉ को पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के वर्ड के ऊपर जो है वो आर्ग्यूमेंट करना शुरू हो जाएंगे कि यहाँ पर मेंशन नहीं है कि कौन सा इंटरेस्ट, किस पर्टिकुलर टाइप का इंटरेस्ट, तो हम कभी भी एक ट्रू मीनिंग तक नहीं जा सकते कि लॉ किस पर्टिकुलर चीज को टारगेट करना चाह रहा है या लॉ का मतलब क्या है। लेकिन अगर हम पूरे सेंटेंस को पढ़ें बहरोज, तो यहाँ पर किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही है? सर यहाँ पे पर्टिकुलरली जी हाईलाइट भी कर दिया मैंने। एनुअल इंटरेस्ट। सही, एनुअल इंटरेस्ट का मतलब ईयरली बेसिस के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है। राइट। तो देखिए कंफ्यूजन आ रही थी अगर सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट को पढ़ रहे थे, लेकिन जब पूरे सेंटेंस को पढ़ा तो पता चल गया भाई किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही। तो हमेशा इंटरप्रिटेशन करते वक्त एज पर नॉसिटर ए सोसाई रूल, जजेस को पूरे सेंटेंस को इंटरप्रेट करना चाहिए रादर देन जस्ट इंटरप्रेटिंग अ स्पेसिफिक वर्ड। क्लियर है?
क्लियर है? यस चलें ये वाला केस पढ़ें। सर। यस सर। यहाँ पर जो है वो ये जो वर्ड है ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। इकोनॉमिक मैनर का क्या मतलब है? ठीक है, अब जजेस पूरे सेंटेंस को, पूरे लॉ को जब पढ़ेंगे तो उनकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। अब आप मुझे बताएंगे कंफ्यूजन कैसे क्लियर हुई इस केस के अंदर। सही सर। पढ़ लिया? सर ये यस सर, ये मैंने पढ़ लिया। बताओ। सर ये एक ही लॉ है? जी जी, एक ही है, एक ही है। पूरा पढ़ो ना, नीचे तक, यहाँ तक, मैनर ऑफ सर ऑपरेटिंग। सर ये लॉस में जा रहा था सर, देखो इकोनॉमिक मैनर उनकी का चीफ मतलब फेयर समझ नहीं पॉलिसी आ की रहा वजह था। से। ठीक है, तो अब पता करना था कि भाई इकोनॉमिक मैनर का मतलब क्या है, इकोनॉमिक मैनर में कैसे बिहेव किया जाता है। सही। तो जजेस ने क्या किया, राइट सर। कोर्ट ने क्या किया, लोकल काउंसिल एक्ट को पूरा का पूरा रीड किया। सही है, और लोकल काउंसिल एक्ट को, उस लॉ को पढ़ने के बाद जजेस को पता चला कि इकोनॉमिक मैनर में काम करने का मतलब ये है कि आप अपनी मैक्सिमम एफर्ट्स लगाएं। सही है, ऑपरेशंस के ऊपर, जो भी पर्टिकुलर बिजनेस है उसके ऑपरेशंस के ऊपर अपनी मैक्सिमम एफर्ट्स लगाएं और कोशिश करें कि लॉस कम से कम हो। अगर आपने अपनी कोशिश की है तो आपने इकोनॉमिक मैनर में काम किया है। अगर आप नेग्लिजेंट रहे हैं तो आपने इकोनॉमिक मैनर में काम नहीं किया। समझ आई बात? यस सर। तो देखिए, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक मैनर को पढ़ के बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जब पूरा लॉ पढ़ा तो बात क्लियर हो गई। तो नॉर्सिटर ए सोसाई रूल क्या कहता है? While doing interpretation, judges should interpret the entire sentence rather than just focusing on specific words. क्लियर हो गई बात? तो देखो, रूल्स ऑफ यस सर। लैंग्वेज जो है ना, ये सबसे टेक्निकल पार्ट है इस चैप्टर का। इसको अगर समझ लिया तो ये पूरा चैप्टर बहुत आसान हो गया। ठीक है, राइट मुझे रिपीट करवा दो, ईच विजडम जनरल रूल क्या होता है? सर, जिसमें सर वो दो आपके पास स्पेसिफिक वर्ड्स होना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट होने चाहिए, लेकिन ईच राइट विजडम जनरल रूल का कॉन्सेप्ट क्या है? सर, मतलब सर उसमें अदर्स और एक्सेट्रा की तरह जनरल वर्ड्स होने चाहिए। ईच विजडम जनरल रूल ये कहता है कि अगर स्पेसिफिक वर्ड्स के साथ कोई जनरल वर्ड यूज हुआ है और हमें जनरल वर्ड का मीनिंग फाइंड आउट करना है, तो हम यस क्या सर। करेंगे? हम स्पेसिफिक वर्ड्स को रीड करेंगे, उसके हिसाब से जनरल वर्ड की इंटरप्रिटेशन करेंगे। ये जो राइट सर। जनरल रूल की शर्त क्या है, रूल क्या है, ये कब अप्लाई होगा? ये उस वक्त अप्लाई होगा जब एटलीस्ट लॉ में दो स्पेसिफिक वर्ड्स गिवन हो। ठीक है, यस सर। पहले पढ़ा हमने एक्सप्रेसो यूनिस एक्सक्लूसिव एल्टीरियस, ये क्या था? सर जी, सर इसमें हमने वो पढ़ा था सर ये के। रूल क्या था? सर आपको आवाज आ रही है मेरी?
हेलो सर। जी क्या पढ़ा था? सर इसमें हमने पढ़ा था कि सर जो जब वो जनरल वर्ड इसमें नहीं आएगा हाँ, जब किसी लॉ में कोई जनरल वर्ड नहीं है फिर क्या करेंगे? तो सर हम सिर्फ स्पेसिफिक्स के लिए वो होगा रिस्ट्रिक्टेड वो लॉ स्पेसिफिक वर्ड को ही हम फॉलो करें, ठीक है। राइट। अच्छा, फिर आता है नॉसिटर ए सोसाई रूल। नॉसिटर ए सोसाई रूल क्या कहता है? सर सर इसमें सर मीनिंग लॉ की जो है इंटरप्रेट करते हैं। पूरे वर्ड, पूरे सेंटेंस की या एक वर्ड की? राइट सर, पूरे सेंटेंस की। मैं पूछ रहा हूँ जरूर, पूरे पूरे सेंटेंस की सर। सेंटेंस, ठीक है। चलें, आगे बढ़ते हैं। प्रिजम्पशंस। अच्छा बेरोज, आप कब तक वापस आ जाओगे क्वेटा से? सर मैं संडे तक आ जाऊंगा सर। मतलब मंडे को डेफिनेटली तुम क्लासेस में आ रहे हो, राइट? राइट सर इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, वो तुम्हारी फ्रेंड से बात हुई थी जो लॉ ज्वाइन करना चाह रहा है? सर उससे मेरी बात हुई थी, वो बोल रहा था मैं भी कंसर्न कर रहा हूँ दूसरे लोगों से, फिर मैं बताता हूँ। मैंने बोला सही। ठीक है, ठीक। चलें, प्रिजम्पशंस। प्रिजम्पशंस का मतलब क्या है बेरोज? कि देखें, हमने रूल्स ऑफ लैंग्वेज पढ़े, हमने रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन डिस्कस किए। पहले हमने लिटरल रूल, गोल्डन रूल, पर्पसिव और मिसचीफ रूल की बात की। फिर हमने ई विजडम जनरस, एक्सप्रेसो यूनियस एक्सक्लूसिव एलटीवीएस रूल की बात की। फिर हमने नॉसिटर ए सोसाई रूल की भी बात की। ये तमाम रूल्स हमने डिस्कस कर लिए। ये तमाम रूल्स कब अप्लाई होते हैं? जब जजेस को किसी पर्टिकुलर लॉ में कंफ्यूजन का सामना करना पड़ता है, जब उनको वो पर्टिकुलर लॉ समझ नहीं आता, तो इन रूल्स को यूज करते हुए वो उस लॉ को समझते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सर्टेन प्रिजम्पशंस हैं, सर्टेन एजम्पशंस हैं जिनको फॉलो किया जाता है। प्रिजम्पशंस का या एजम्पशंस का मतलब क्या है? कि ये बातें कहीं लिखी नहीं है, ये प्री एज्यूम्ड है, ठीक है। ये प्री एज्यूम्ड बातें हैं। जजेस जब भी इंटरप्रिटेशन कर रहे होंगे, इन बातों को अपने माइंड में रखें, ठीक है। क्लियर है? जी बेरोज, क्लियर है क्लियर सर। है। चल, अ यस सर। प्रिजम्पशन अगेंस्ट चेंज इन द कॉमन लॉ। एक प्रिजम्पशन है कि अगर पार्लियामेंट्री लॉ ने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है कि लेट से एक पर्टिकुलर हेड पर कॉमन लॉ भी एग्जिस्ट करता है, पार्लियामेंट्री लॉ भी एग्जिस्ट करता है। कॉमन लॉ का मतलब वो लॉ जो जजेस ने डेवलप किया है, यानी कि जजेस के अपने फैसलों को कॉमन लॉ भी कहा जाता है, ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर इशू के ऊपर पार्लियामेंट्री यस लॉ सर। भी एग्जिस्ट करता है और कॉमन लॉ भी एग्जिस्ट करता है, तो आ गई कंफ्यूजन के वेदर कॉमन लॉ फॉलो होगा या पार्लियामेंट्री लॉ फॉलो होगा, है ना कंफ्यूजन। तो ऐसी सिचुएशन में एक प्रिजम्पशन है कि जब तक पार्लियामेंट्री लॉ स्पेसिफिकली किसी कॉमन लॉ को फॉलो करने का मना नहीं करेगा, तब तक वो कॉमन लॉ फॉलो किया फॉलो जाएगा, होगा। वो राइट सर। एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो ये प्रिजम्पशन है, ये जजेस को बात पता है, ठीक है। ये पहले सर से प्री एज्यूम्ड बात है कि जब तक पार्लियामेंट्री लॉ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करता कि ये पर्टिकुलर कॉमन लॉ फॉलो नहीं होना चाहिए, तब तक वो कॉमन लॉ एप्लीकेबल होता है। जजेस बिल्कुल कॉमन लॉ को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। चलें केस को रीड करें। लीच वर्सेस आर। A wife was compelled to give evidence against her husband.
सर इसमें कॉमन लॉ, एज पर कॉमन लॉ, देखिए यहाँ पर इस केस में हुआ क्या, इस केस में एक वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट जो है वो एविडेंस जो है वो एविडेंस नहीं प्रोवाइड कर सकी सर। सही है। तो राइट कॉमन लॉ रूल क्या कहता था कि भाई वाइफ कैन नॉट बी कंपेल्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हर हस्बैंड। सही है। हस्बैंड की राइट गवाही जो है वो वाइफ नहीं दे सकती, कॉमन लॉ रूल था। क्रिमिनल एविडेंस एक्ट 1898 यानी कि पार्लियामेंट्री लॉ है, ये कहता था कि वाइफ कुड बी मेड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हर हस्बैंड। पार्लियामेंट्री लॉ क्या कह रहा है कि वाइफ दे सकती है, ठीक है, राइट एविडेंस दे सकती है। अब कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि यार कॉमन लॉ को फॉलो करें या पार्लियामेंट्री लॉ को फॉलो करें। सही है। कोर्ट ऑफ लॉ ने सिचुएशन को इवैल्यूएट किया। कोर्ट ऑफ लॉ ने कहा कि देखें, क्रिमिनल एविडेंस एक्ट ने ये नहीं कहा है कि जो वाइफ है वो एविडेंस नहीं दे सकती, बल्कि क्रिमिनल एविडेंस एक्ट ने क्या कहा है कि अगर वो देना चाहे तो दे सकती है। सही है। राइट क्लियर नहीं है क्रिमिनल एविडेंस एक्ट, देयरफॉर, और ना कहीं ऐसा मेंशन्ड है कि कॉमन लॉ इस हेड में फॉलो नहीं हो सकता। तो कोर्ट ऑफ लॉ ने यहाँ पर सिचुएशन को इवैल्यूएट किया और कहा कि यहाँ पर जो है वो कॉमन लॉ अप्लाई करेंगे और हम इसी रूल को फॉलो करेंगे कि वाइफ जो है वो एविडेंस नहीं दे सकती अगेंस्ट हर हस्बैंड। ठीक है। हस्बैंड के बिहाफ पर या हस्बैंड के अगेंस्ट एविडेंस वाइफ का कंसिडर नहीं किया जाएगा। सही है। तो यहाँ पर कॉमन लॉ को फॉलो किया। कंफ्यूजन आ गई थी पार्लियामेंट्री लॉ फॉलो करें या कॉमन लॉ फॉलो करें, तो जजेस ने प्रेफर किया कि कॉमन लॉ फॉलो होना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट्री लॉ में कहीं स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि कॉमन लॉ अप्लाई नहीं हो सकता। सही है। यस सर। चल यहां तक रखते हैं डिस्कशन को, इंशाल्लाह मंडे को जो है वो आगे लेकर चलेंगे। सही है। इंशाल्लाह रिवाइज कर लेना कॉन्सेप्ट्स को, प्रीवियस रूल्स को रिवाइज कर लेगा ताकि जो है वो आगे समझने में आसान हो। ठीक है। राइट सर। चल अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अस्सलाम वालेकुम।